वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको हमारे पेन ड्राइव और टैबलेट कोर्सेज के बारे में बताना चाहूँगा। हमारे इन कोर्सेज में आपके बैंक एग्ज़ाम्स, इसके अलावा एसएससी के एग्ज़ाम, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक में क्लर्क, पीओ, हर एग्ज़ाम का सिलेबस इन डेप्थ कवर किया गया है बाय आवर फैकल्टी। सो अगर आप हज़ारों स्टूडेंट्स की तरह हमारे पेन ड्राइव बाय करना चाहते हैं तो विजिट अस एट studiiq.in या कॉल अस डायरेक्टली ऑन दिस नंबर 9580048004। नमस्कार दोस्तों, अप्रैल महीने की कुरुक्षेत्रा मैगजीन का टॉपिक है हॉर्टिकल्चर। अब देखिए, यहाँ पर कुरुक्षेत्रा मैगजीन के आर्टिकल्स को डायरेक्टली डिस्कस करने से पहले मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हम एनसीईआरटी बुक्स से हॉर्टिकल्चर के बेसिक्स समझ लें कि हॉर्टिकल्चर होता क्या है, एनसीईआरटी में क्या डेफिनेशन दी हुई है और उसके अलावा हॉर्टिकल्चर की क्या क्या ब्रांचेज होती हैं, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर मैगजीन में काफ़ी सारी जो बेसिक डेफिनेशंस हैं उनको इन्होंने स्किप किया हुआ है। सो आई थिंक दैट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे बेसिक क्वेश्चन तो यहाँ पे यही आता है, हॉर्टिकल्चर है क्या? इससे ही शुरुआत करते हैं हम। देखिए, एक बहुत ही फेमस अमेरिकन स्कॉलर है ऑफ हॉर्टिकल्चर, लिबर्टी हाइड बेली। ये एनसीईआरटी में भी इन्हीं की डेफिनेशन ज़्यादातर दी जाती है, याद रखिएगा ये है वो। और यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ सकते हैं इनसे रिलेटेड के ये किस एक फील्ड के स्कॉलर थे, तो याद रखना हॉर्टिकल्चर के थे। तो इन्होंने कहा था हॉर्टिकल्चर इज़ द ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड ऑफ प्लांट्स फॉर ऑर्नामेंट एंड फैंसी। तो बेसिकली अगर आप फ्लावर्स ग्रो कर रहे हैं, फ्रूट्स ग्रो कर रहे हैं, वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं और उसके अलावा आप प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं फॉर डेकोरेटिव पर्पसेस, कोई ऑर्नामेंट या फैंसी के लिए, देन दैट इज़ हॉर्टिकल्चर। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर ये काफ़ी हद तक एग्रीकल्चर से सिमिलर लग रहा है। आई अंडरस्टैंड दैट, इसको भी एड्रेस करूँगा। एक बहुत ही फेमस डिक्शनरी है वेबस्टर डिक्शनरी, वहाँ पर हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन दी गई है। बाय द वे एनसीईआरटी में भी ये मेंशन किया गया है, द साइंस एंड आर्ट ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। ठीक है, इट इज़ द इंटेंसिव कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हाई वैल्यू एंड हाई यील्डिंग प्लांट्स। तो बेसिकली हॉर्टिकल्चर में आप क्या करते हैं, यू आर ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, और आपका जो फोकस होता है वो एक तरीके से प्रॉफिट मेकिंग पे होता है। आप हाई वैल्यू और हाई यील्डिंग प्लांट्स को आप ग्रो करना चाहते हैं। उसके अलावा it also includes the cultivation of garden crops, landscape ornamentals and interaction of science and art। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है हॉर्टिकल्चर की। अब समझते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। अब देखो, जो टर्म होती है एग्रीकल्चर, वो काफ़ी हद तक इट ब्रॉडली रेफर्स टू टेक्नोलॉजी ऑफ रेजिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो एग्रीकल्चर की जो बेसिक टर्म है उसका मतलब कि आप प्लांट्स या एनिमल्स आप रेस कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड हॉर्टिकल्चर में क्या होता है कि वो एक एग्रीकल्चर का पार्ट है। तो अभी आपको एग्रीकल्चर की और जो सारी ब्रांचेस है वो भी दिखाऊंगा, उसमें एक हॉर्टिकल्चर भी आता है। तो हॉर्टिकल्चर प्राइमरीली जो उसका फोकस होता है वो होता है ऑन रेजिंग गार्डन क्रॉप्स। तो हॉर्टिकल्चर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर concerned with intensively cultivated plants directly used by man for food, medicinal और aesthetical purpose। अब देखो, हॉर्टिकल्चर बेसिकली आप कह सकते हो एक ब्रांच है एग्रीकल्चर की, जहाँ पर हमारा मेन फोकस होता है ऐसा खाना उगाने में जो इंसान खा सके, मेडिसिनल पर्पस उसका कुछ मेडिसिन बन सके और उसके अलावा एस्थेटिक दिखने में भी सुंदर हो। ठीक है, अब वैसे आपको एग्रीकल्चर की और जो ब्रांचेस है वो भी दिखा देता हूँ, उसमें हॉर्टिकल्चर भी आएगा। उससे आप समझ पाएंगे कि एग्रीकल्चर की कितनी अलग अलग विभिन्न ब्रांचेस हैं। देखिए, एग्रीकल्चर इज़ बेसिकली कंपोज्ड ऑफ 5 स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस। 5 मेन स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस होती है एग्रीकल्चर की। पहली होती है एग्रोनॉमी, विच डील्स विद सॉइल मैनेजमेंट एंड द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स। बेसिकली सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे और किस तरीके से हमें क्रॉप्स ग्रो करने हैं। फिर आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में देखिए हमारा ध्यान होता है ऑन द कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, जैसे हमने बात करी थी। उसके बाद आती है एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। ये बेसिकली देखो, कोई भी हमें प्रॉब्लम आती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसकी मशीनरी से रिलेटेड और भी वेरियस प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके सोल्यूशन कैसे हम निकाल सकते हैं, वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का पार्ट है। उसके बाद एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, किस तरीके से जो बिजनेस होता है फार्मिंग एंड का, उसको हम उससे डील करेंगे। एंड फाइनली एनिमल साइंस। एनिमल साइंस बेसिकली जो एनिमल्स की ब्रीडिंग होती है और वेरियस और जो पर्पसेस होते हैं जिसके लिए हम एनिमल्स को पालते हैं, फॉर देयर फर, उनके मीट के लिए, दूध के लिए। सो ऑल दिस इज कवर्ड इन एनिमल साइंस। अब स्पेसिफिकली फोकस करते हैं हॉर्टिकल्चर पे। अब देखिए, डिविजन्स ऑफ हॉर्टिकल्चर पढ़ते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है।
सुनने में इतना एक्साइटिंग नहीं लगेगा, बट एनसीईआरटी बुक से है, सो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे यूपीएससी एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो एक एक करके पहले स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद आर्टिकल्स भी समझना काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। सबसे पहले है पोमोलॉजी। देखिए पोमोलॉजी दो शब्दों से बनता है। पहला है पोमम, इसका मतलब होता है फ्रूट्स, और दूसरा है लोगोस, उसका मतलब होता है स्टडी। तो बेसिकली फ्रूट्स की स्टडी, इतना ही जान लीजिए। बेसिकली फ्रूट्स जो होते हैं मैंगो, बनाना, पाइनएप्पल, पीच, चेरी वगैरह, उनकी स्टडी। अब देखो जैसे पोमोलॉजी जो थी वो फ्रूट से रिलेटेड थी, जो ओलेरिकल्चर है ये वेजिटेबल से रिलेटेड है। ठीक है, वेजिटेबल की स्टोरेज, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग। तो ये आपको याद रखने में थोड़ा आसान है, एक फ्रूट्स का हो गया, एक वेजिटेबल का हो गया, दोनों को लिख कर रख लेना कहीं पर। इनसे एमसीक्यू बन सकता है या एक एमसीक्यू का पार्ट बन के ये आ सकते हैं। ठीक है, अब जो देखिए पहली जो टर्मिनोलॉजीज थी उनके नाम से इतना पता नहीं लगता रहा कि वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, मगर यहाँ पे फ्लोरिकल्चर से आप देख के ही बता सकते हैं कि यहाँ पर फ्लावर से इसका रिलेशन होगा। तो फ्लोरिकल्चर में जो ये दो शब्द से बनता है, एक है फ्लोरस, उसका मतलब होता है फ्लावर, और कल्चरा मतलब कल्टीवेशन, तो फ्लावर्स की कल्टीवेशन। तो बेसिकली फ्लोरिकल्चर मीन्स द स्टडी ऑफ फ्लावर क्रॉप्स सच एज रोज, जैस्मिन। तो खूब सारी जो फ्लावर्स होती हैं उनकी स्टडी और कल्टीवेशन में ये आता है फ्लोरिकल्चर। अब देखिए आगे के डिविजन्स आपको याद रखने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजी से हैं। लैंडस्केप गार्डनिंग, बेसिकली इसमें जो पार्क्स होते हैं, लैंडस्केप गार्डन्स होते हैं, उनकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन पे फोकस किया जाता है। फिर आता है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, जैसा इसका नाम है वही इसका काम है। इट डील्स विद द प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्रोड्यूस ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो भी होते हैं उनकी प्रिजर्वेशन पे यहाँ पर काम किया जाता है। देखिए उसके बाद आते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स में आपके आते हैं कॉफ़ी, टी, रबर, कोकोनट, कोकोआ। ये सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। ठीक है, देन वी हैव स्पाइसेस एंड कंडिमेंट्स। देखिए स्पाइसेस आपको पता ही है, पेपर, क्लोव, सिनेमन, ये सब स्पाइसेस में आते हैं। और उसके बाद कंडिमेंट्स देखिए होते हैं, उसमें आते हैं ये हल्दी, जिंजर, रेड चिलीज, अनियन, गार्लिक। तो बेसिकली खाने में फ्लेवरिंग के लिए और सीजनिंग पर्पस के लिए इनका यूज़ होता है। देखिए फिर आते हैं मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स। मेडिसिनल प्लांट्स ऑफ कोर्स वो प्लांट्स होते हैं जिनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बॉडी को हील करने का काम करते हैं, कुछ फ़ायदा पहुंचाते हैं बॉडी को। और उसके बाद एरोमेटिक प्लांट्स में बेसिकली एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो मेन अब आपको डिविजन्स पता लग गए हॉर्टिकल्चर के, बहुत एक वास्ट फील्ड है। अब आर्टिकल स्टार्ट करते हैं एक के बाद एक। अब देखिए फ्रेंड्स, आपसे बड़ा एक छोटा सा इजी सा क्वेश्चन है, इतना लंबा चौड़ा डिस्कशन करने के बाद इसका आंसर तो दे ही दोगे। अब कोई पूछे कि हॉर्टिकल्चर इज़ द साइंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ, तो यहाँ पर आपसे ये फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर्स की ऑप्शन दे रहे आपको, तो आप क्या आंसर दोगे? तो प्लीज़ ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई होप कि सबका आंसर सही जाएगा। बड़ी लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन दी है मैंने। ठीक है, अब देखिए ये है पहला आर्टिकल, हॉर्टिकल्चर द ग्रोथ इंजन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। बहुत सारा डेटा दिया हुआ है यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट होगा हमारे एग्जामिनेशन के हिसाब से, वो मैं आपको स्लाइड्स में बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, वो आपको बताता हूँ, फैक्ट्स एंड फिगर्स। उसके बाद कुछ यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो भी आपको बताऊँगा। देखिए पहली चीज़ तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द हॉर्टिकल्चर इज़ इमर्जिंग एज द मेन ग्रोथ इंजन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। ये मैं आर्टिकल से पढ़ रहा हूँ। तो हॉर्टिकल्चर धीरे धीरे इतना उसने तेज़ी से इंडिया में प्रोग्रेस करी है कि इंडियन एग्रीकल्चर का अब मेन ग्रोथ इंजन बन गया है। ये क्यों है? देखिए हॉर्टिकल्चर कंट्रीब्यूट्स 30.4% टू जीडीपी ऑफ एग्रीकल्चर। तो देखिए आपको पता है एग्रीकल्चर का हमारी जो टोटल जीडीपी है देश की, उसमें कंट्रीब्यूशन कुछ 17.80 के आसपास है। ठीक है, तो उसमें से 30% तो सिर्फ हॉर्टिकल्चर से ही आता है। और उसके अलावा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि हॉर्टिकल्चर सिर्फ हमारे जो एग्रीकल्चरल लेबर फोर्स है उसका 20% एम्प्लॉय करता है। तो 20% एम्प्लॉय करता है और 30% से भी हल्का ज़्यादा जीडीपी का शेयर बनाता है टोटल एग्रीकल्चर का। सो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है हॉर्टिकल्चर और किस तरीके से एक मेन ग्रोथ इंजन है इंडियन एग्रीकल्चर का। उसके अलावा देखिए यहाँ पर यही बताया गया कि द एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैज़ बिन इंक्रीज बाय अबाउट 18%, बट एक्सपेंशन एरिया अंडर फूड ग्रेन्स इज़ ओनली 5%। तो यहाँ पर ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप किसी एस्से में यूज़ कर सकते हैं कि जो एरिया है अंडर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ये 18% जो है ये बढ़ चुका है। आगे देखिए, आगे कुछ और फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। सबसे पहले जो फ्रूट प्रोडक्शन है इंडिया की, उसके बारे में बात की गई है। देखिए इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड। ठीक है,
ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है और इसमें हॉर्टिकल्चर का एक बहुत ही बड़ा रोल है। सेकेंडली देखो, ये अलग से मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, यहाँ पे मैगजीन में नहीं था। एज पर द नेशनल हॉर्टिकल्चर डाटाबेस पब्लिश्ड बाय नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ड्यूरिंग 2014-15 इंडिया प्रोड्यूस्ड 86.602 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ फ्रूट्स और 169.478 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है, तो इतना इंडिया ने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोड्यूस किया, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। उसके अलावा देखिए, इंडिया कुछ एरियाज में नंबर 1 भी है, जैसे कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिंजर, अदरक, ओकरा, और उसके अलावा सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ पोटैटोज, ऑनियंस, कॉलीफ्लावर्स, ब्रिंजल, बैंगन, कैबेज एट्सेट्रा। और उसके अलावा फ्रूट्स में देखिए, इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ बनाना, सबसे ज़्यादा केले हमारे यहाँ उगते हैं, पपाया सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ उगते हैं, मैंगोस, और उसके अलावा खैर गुआवा वगैरह भी। ठीक है, तो इससे आपको कुछ आइडिया लग जाएगा कि फ्रूट्स की प्रोडक्शन में इंडिया का स्टेटस जो है कितना ऊंचा है। 70% जो हमारा टोटल एरिया है अंडर फ्रूट कल्टीवेशन, वो सिर्फ 8 स्टेटों में है। वो 8 स्टेटें कौन कौन सी हैं? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरला एंड गुजरात। अब देखिए, यहाँ पर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया हुआ है। हॉर्टिकल्चर इंडिया में फल फूल रहा है, अच्छा मोमेंटम उसने लिया हुआ है, एग्रीकल्चर सेक्टर को काफ़ी आगे लेके जा रहा है। बट अगर हम चाहते हैं कि हॉर्टिकल्चर और आगे फर्दर मोमेंटम गेन करे, एग्रीकल्चर सेक्टर को और आगे लेकर जाए, तो हमको एक चीज़ पर बहुत ध्यान देना होगा, वो है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब कितने एरिया पर, कितने लैंड पर हम कितना प्रोड्यूस ग्रो कर पाते हैं, कितना वहाँ पे फ्रूट्स हम ग्रो कर पाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं मैगजीन में। फ्रूट प्रोडक्टिविटी इन इंडिया इज़ ओनली 12.3 मेट्रिक टन हेक्टेयर। तो देखिए, यहाँ पर हमको पता लग रहा है कि कितने एरिया में कितना हम फ्रूट बेसिकली ग्रो कर पाते हैं। ये इंडिया में 12.3 मेट्रिक टन हेक्टेयर है। अगर हम उसको एक डेवलप्ड कंट्री जैसे यूएस उससे कंपेयर करें, तो वहाँ पर एवरेज है 23.3 मेट्रिक टन हेक्टेयर, जो इंडिया से आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट डबल है। चलिए, अब यूएस तो एक डेवलप्ड कंट्री हो गई, अगर हम एक डेवलपिंग कंट्री से भी कंपेयर करें, हमें पता लगता है कि इंडोनेशिया में 22.3 मेट्रिक हेक्टेयर वहाँ पे उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो है, और ब्राज़ील की है 16.5 मेट्रिक टन हेक्टेयर। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि इंडिया बेसिकली टेक्निक और काफ़ी हद तक पॉलिसीज़ की वजह से पीछे है। नहीं तो हमारे यहाँ सॉइल फर्टिलिटी काफ़ी अच्छी है, वी कैन एक्चुअली पुश द हॉर्टिकल्चर मोमेंटम फर्दर। बस हमको प्रोडक्टिविटी पे काम करना होगा। मगर ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली सब कुछ ब्लीक है, सब कुछ ग्रिम है। यहाँ पर कुछ अच्छी बातें भी लिखी हैं। फॉर एग्जांपल, बनाना, जब केले की बात आती है, उसमें इंडिया जो है वर्ल्ड एवरेज से बहुत ऊपर है। प्रोडक्टिविटी ऑफ बनानास इन इंडिया इज़ फार बेटर दैन द वर्ल्ड एवरेज। देखिए, इंडिया में है ये 37 मीटर टन हेक्टेयर बनाना की प्रोडक्टिविटी, और वर्ल्ड में है 21.2। तो आप देख सकते हैं वर्ल्ड से काफ़ी आगे है इंडिया इन टर्म्स ऑफ बनाना। अब देखिए, वेजिटेबल प्रोडक्शन की बात करते हैं। काफ़ी यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिए हुए हैं। पहले देखिए, मेन यहाँ पर इन्होंने बताया कि हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन जो होती है उसका 60% जो होता है वो अकेला वेजिटेबल कॉन्स्टिट्यूट करता है। ठीक है, अच्छा, वेजिटेबल्स में भी कौन कौन से जो खास वेजिटेबल्स होते हैं जो मैक्सिमम शेयर लेते हैं इसमें, वो है पोटैटो, टोमेटो, ये ऑनियन, ब्रिंजल, कैबेज एंड कॉलीफ्लावर। ठीक है, सो दीज वेजिटेबल्स अकाउंट फॉर द मैक्सिमम शेयर इन वेजिटेबल प्रोडक्शन इन द कंट्री। आगे देखिए, यहाँ पर बताया कि जो टोटल वेजिटेबल प्रोडक्शन थी वो इस बार हाईएस्ट थी वेस्ट बंगाल में, जो थी अराउंड 23,000 एंड 45,000 टन्स। उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, फिर बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड ओडिशा। अगर हम ग्लोबली कंपेयर करें तो देखिए, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वेजिटेबल्स का, मगर कहानी वहीं पे आकर अटक जाती है। जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा कम है। एवरेज जो हमारी प्रोडक्टिविटी बैठती है वो है 17.3 मेट्रिक टन्स पर हेक्टेयर, जो बहुत ज़्यादा कम है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल इन्होंने ये बताया कि जो प्रोडक्टिविटी है ऑनियंस की, प्याज की, इंडिया में वो है 16.1 मेट्रिक टन हेक्टेयर इन इंडिया, और जो बाकी देशों में है वो बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, स्पेन में ये है 68.5 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर, चाइना में है 36 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर, और कैबेज जो है पत्ता गोभी, उसमें जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया है उनकी हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी है वह 71.2 मेट्रिक टन हेक्टेयर।
उसके बाद जापान की है फिर वैसे 67.6 मेट्रिक टन हेक्टेयर। उससे हम कंपेयर करें इंडिया की, वो बैठती है सिर्फ अराउंड 22.6 मेट्रिक टन हेक्टेयर। तो आप देख सकते हैं ग्लोबली प्रोडक्टिविटी में इंडिया बहुत ज़्यादा मार खा रहा है, वेदर इट कम्स टू फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। फ्लोरिकल्चर का मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया था स्टार्टिंग में। बेसिकली फ्लावर्स की कल्टीवेशन होती है यहाँ पर। बहुत ही बड़ा एक्सपोर्ट पोटेंशियल है इस सेक्टर में, अगर हम फार्मर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दे दें। ऑफ कोर्स बिना ट्रेनिंग के जो पोटेंशियल वो टैप नहीं कर पाएंगे। इंडिया में देखिए एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट अथॉरिटी APEDA ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर इन इंडिया। ठीक है, ये भी लिख लेना, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। सेकेंडली जो मेजर एरियाज ऑफ कल्टीवेशन है फ्लोरिकल्चर पे वो है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, राजस्थान, वेस्ट बंगाल। और उसके अलावा जो मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस है इंडिया, जिन देशों को अपने ये जो फ्लावर्स हैं जो प्रोड्यूस करता है, जो ग्रो करता है, वो एक्सपोर्ट करता है, उनमें सबसे टॉप पे है यूनाइटेड स्टेट्स, फिर जर्मनी, फिर यूनाइटेड किंगडम, फिर नेदरलैंड्स, फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE। और ये बेसिकली जो मेन कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हमारे फ्लावर्स एक्सपोर्ट होते हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उठाए हैं हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने के लिए। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफ़ी मेजर इनिशिएटिव्स लिए थे 10th और 11th 5-year प्लान्स में, जिससे हॉर्टिकल्चर की ग्रोथ एक्सेलरेट हो। उसके लिए देखिए एक नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन भी लॉन्च किया गया था, जो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। ये भी बेसिकली हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने के लिए ही किया गया था। उसके अलावा देखिए 3 फ्लैगशिप स्कीम्स लॉन्च करी थी। वो 3 स्कीम्स कौन सी थी उन पर भी नज़र डाल। अच्छा देखिए जो 3 फ्लैगशिप स्कीम्स थी हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने के लिए, वो थी नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट, और फिर हिली एरियाज एंड राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो देखिए ये तीनों जो फ्लैगशिप स्कीम्स थी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल रही बेसिकली इंडिया में हॉर्टिकल्चर की ग्रोथ को और ज़्यादा बूस्ट देने के लिए, के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक यहाँ पे पूरा मिशन लॉन्च किया, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो इस मिशन में सारी जो पुरानी स्कीम्स थी वो भी सबस्यूम कर दी गई। तो ये लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग द 12th 5-year प्लान। और आज के समय में ये जो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, इसका जो एक्रोनिम है MIDH, ये सारी स्टेट्स और सारी यूनियन टेरिटरीज में एक्टिव है। आगे देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड रिसर्च का भी मेंशन किया गया है। ये पहला हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट था, रिसर्च इंस्टीट्यूट था इंडिया में। ठीक है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था ICAR द्वारा 1967 में, ये याद रखना। और सेकेंडली इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें याद रखना कि इसको जो इस्टेब्लिश किया गया था वो किया गया था 1967 में और हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में है। दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, याद रखना। अब देखिए बात करते हैं जो चैलेंजेस हैं इंडियन हॉर्टिकल्चर सेक्टर के सामने। टू बी ऑनेस्ट ये चैप्टर जो है, ये पूरा आर्टिकल जो है, इसमें इतने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए गए हैं कि आगे जो आर्टिकल्स हैं उसमें बहुत सारा रेपिटेशन होगा। तो मैं हर बार जो आगे के आर्टिकल हैं उनका जो रिपीटेड पॉइंट्स होंगे वो नहीं देखूंगा, जो वो नई चीज़ बता रहे होंगे उस पर फोकस करूंगा। तो द रेस्ट ऑफ द आर्टिकल्स माइट सीम अ बिट शॉर्ट। अच्छा देखिए चैलेंजेस क्या क्या है इंडियन हॉर्टिकल्चर सेक्टर के। देखिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है उसके बारे में हमने अच्छे से बात करी कि प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट होनी चाहिए, जो अभी नहीं है। जो लो प्रोडक्टिविटी है, जैसे मैंने आपको बताया था, जो एवरेज है वर्ल्ड की, कई देशों में कुछ वेजिटेबल्स हैं, कुछ फ्रूट्स हैं जो वहाँ पर 60 मेट्रिक टन पर हेक्टेयर के हिसाब से ग्रो किए जाते हैं, इंडिया में 21 या 22 है। तो ये जो डिफरेंस है ये क्यों है और इसको हम कैसे हटा सकते हैं। देखिए द रीजन्स फॉर लो प्रोडक्टिविटी कैन बी एट्रीब्यूटेड चीफली टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल। तो देखिए घूम फिर के कहानी वही आती है कि हमारा जो किसान है वो इतना लिटरेट नहीं है, ना उसके पास इतने पैसे हैं, तो उसके पास पहली बात तो जो प्लांटिंग मटेरियल है उसकी कमी है। जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो भी कम हो रहे हैं, ड्विंडलिंग नेचुरल रिसोर्सेज मतलब कम होते हुए नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद रिसोर्स पुअर फार्मर, सीधी सी बात है गरीब है ज़्यादातर हमारे पास फार्मर्स, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर सके। उसके अलावा लो अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सीधी सी बात है सिर्फ जब पैसे नहीं होंगे, रिसोर्सेज नहीं होंगे, तो हाउ विल यू अडॉप्ट द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़। तो ये एक बहुत ही बड़ा इशू है जिससे हमारी जो प्रोडक्टिविटी है ओवरऑल उस पर काफ़ी हद तक असर पड़ता है।
फिर देखिए वैल्यू एडिशन और रिडक्शन इन पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। देखिए वैल्यू एडिशन होता है कि जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें आप थोड़ा बहुत कुछ एनहेंसमेंट कुछ लाकर उस प्रोडक्ट की वैल्यू और ज़रा बढ़ा सकते हैं। तो वो चीज़ हमारे यहाँ नहीं है, तो क्योंकि सीधी सी बात है कि जो हमारा बेसिक लेवल पर जो फार्मर है वो उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो आगे जाकर भी कोई उसमें वैल्यू एडिशन नहीं हो पाता प्रोडक्ट में। और उसके अलावा जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज होते हैं वो है ही है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि एट प्रेजेंट देयर इज़ अ ह्यूज मिसमैच बिटवीन द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड मेडिसिनल क्रॉप्स इन द कंट्री एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल फॉर पोस्ट प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए जैसे आपको पता है गोडाउन्स की कमी है, स्टोरेज की कमी है, तो उसकी वजह से पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये हॉर्टिकल्चर में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑलरेडी जो हम प्रोड्यूस करते हैं क्रॉप्स, फ्लावर्स वगैरह, वो बहुत वैल्यूएबल होते हैं, वो काफ़ी हाई प्राइसेस में बिकते हैं। तो ऑलरेडी जब उनका पोस्ट हार्वेस्ट लॉस होता है तो दैट इज़ क्वाइट बिग, उससे काफ़ी बड़ा लॉस होता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसका समाधान हो सकता है फूड प्रोसेसिंग। ये कह रहे हैं फूड प्रोसेसिंग कैन रिड्यूस द ह्यूज लॉसेस ऑफ 55,000 करोड़ इन फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और उसके अलावा वैल्यू एडिशन कैन बी डन इन फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई प्रोडक्ट्स, मीट, पोल्ट्री, फिश एंड मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। तो बेसिकली ये एक प्रॉब्लम है और इसका ये सोल्यूशन है। और इसकी ये भी कह रहे हैं कि अगर हम इस रास्ते पर चलते हैं, अगर हम वैल्यू एडिशन लाने की कोशिश करते हैं और उसके अलावा स्टोरेज कैपेसिटी जो है हमारे देश की वो इम्प्रूव करते हैं, तो उससे यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुत सारी जॉब्स भी क्रिएट हो सकती हैं और ओवरऑल जो हमारे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं वो भी कम हो सकते हैं। ऑल वी नीड इज़ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट और थोड़ा बहुत ऑफ कोर्स प्रॉपर प्लानिंग। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, इससे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। पहले तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हाईटेक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की। देखो पहले तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन इज़ हाईटेक कल्टीवेशन विच रिजल्ट्स इन 5 to 12 टाइम्स हायर आउटपुट दैन कल्टीवेशन इन ओपन फील्ड। तो देखो हॉर्टिकल्चर में एक तो ओपन फील्ड में कल्टीवेशन होती है, फिर होता है एक प्रोटेक्टेड हाईटेक एरिया में आप कल्टीवेशन करो उसको, तो काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट होता है। और जिससे आपकी जो यील्ड है, मतलब जो आपका आउटपुट है, जो आप ग्रो करना चाहते हो, उसकी संख्या 5 से 12 गुना बढ़ जाती है, विच इज़ मैसिव। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कम ज़मीन पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो जाएगी इससे। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आर्टिकल से पढ़ के बता रहा हूँ, इन इंडिया प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन विच अंडर पॉली हाउसेज इज़ अप्रॉक्सीमेटली 25,000 हेक्टेयर्स, ठीक है। अभी 25,000 हेक्टेयर्स है, जो बहुत ही ज़्यादा कम है व्हेन वी कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। आर यील्ड पोटेंशियल इज स्टिल लोअर इन कंपैरिजन टू वर्ल्ड लीडर्स इन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। तो हमारा जो सीधी सी बात है, सिंस एरिया जो है बहुत ज़्यादा कम हमने लिया है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में, तो उसकी वजह से यील्ड भी बहुत ज़्यादा कम है। आगे देखिए लिखा हुआ है कि इसका समाधान क्या होगा, हमने इसके सोल्यूशन निकालने के लिए क्या किया है। देखिए हरियाणा में क्या हुआ है कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, जिसके बारे में हमने बात करी है, जो 3 फ्लैगशिप स्कीम्स थी सरकार की, उनमें से एक है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, उसने हाथ मिला लिए हैं इजराइल के साथ। इजराइल आपको पता है देश है, इंडिया का काफ़ी अच्छा दोस्त है, तो उनके साथ उन्होंने हाथ मिलाया टू रोप इन फार्मर्स इन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन इन वेजिटेबल फार्मिंग। तो बेसिकली इजराइल हेल्प करेगा इंडिया को ये प्रोटेक्टेड फार्मिंग को एनहेंस करने में। तो आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, अंडर दिस इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन वेजिटेबल्स हैज़ बिन एस्टेब्लिश्ड इन करनाल एंड द प्रोजेक्ट इज स्प्रेड ओवर 15 एकड़ एंड डूइंग बिजनेस ऑफ 55 लाख पर एनम। तो देखिए करनाल के पास यहाँ पे एक जगह है घरुंडा, यहाँ पे इन्होंने एक सेंटर एस्टैब्लिश किया है, इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस। तो बेसिकली करेगा क्या, यहाँ पे हाई टेक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जो है ना, ये फार्मर्स को सिखाई जाएगी और इससे एनुअली 55 लाख का जो है ये बिजनेस कर रहा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, कल को क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड कि वैसे ही प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में इंडिया के बहुत ही कम सेंटर हैं, जो एक बना भी है हरियाणा में, वो इजराइल के साथ मिलकर बनाया हमने। अब देखिए यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ हैं, यहाँ से आप समझ पाएंगे कि हाई टेक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन दिखती कैसे है, जहाँ पर जो नॉर्मल ओपन कल्टीवेशन होती है उससे 5 से 12 गुना ज़्यादा वहाँ से 5 से 12 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन हो पाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स, इंडो इजराइल प्रोजेक्ट है ये। और देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसराइल के जब प्रेसिडेंट इंडिया में आए थे उन्होंने भी ये विजिट किया था, तो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। और उसके अलावा आपको थोड़ा बहुत सीक्वेंस समझ में आ गया होगा कि हॉर्टिकल्चर में प्रॉब्लम क्या है, कि इंडिया में जो हमारा लैंड है वहाँ पे जितनी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए उतनी है नहीं। तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, पहले तो देखो फार्मर्स को सीधी सी बात है, उनको आर्थिक रूप से और सक्षम बनाना पड़ेगा,
ताकि बढ़िया तरीके से वो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो जो है वो एक्वायर कर पाएँ, और उसके अलावा मशीनरी वगैरह भी एक्वायर कर पाएँ, जिससे जो यील्ड है वो इंक्रीज़ हो। और सेकेंडली जो हाई टेक प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है, ये एक बहुत ही सक्सेसफुल एक चीज़ है वर्ल्ड ओवर, काफ़ी देशों ने इसको अडॉप्ट किया है। तो इंडिया को ऐसे सेंटर्स और बनाने पड़ेंगे विद फॉरेन पार्टनरशिप्स। तो इसमें इजराइल के साथ होपफुली हम ऐसे और सेंटर बनाएंगे इन आर अदर स्टेट्स। आगे देखिए और एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं यहाँ पर, जो चैलेंजेस हैं उसमें ज़्यादा कुछ इतना इसमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, मेन हमने अच्छे से कवर कर लिए हैं। एक तो है स्ट्रीमलाइनिंग मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो सीधी सी बात है, मार्केटिंग एक बहुत ही बड़ा इशू है। जो भी हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है दैट शुड बी मार्केटिंग प्रॉपरली, ताकि उसका जो एक प्रॉपर प्राइस है वो फार्मर्स तक पहुंच सके। उसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र टूल्स, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफिक एक मुद्दा उठाया कि कॉम्प्रिहेंसिव किसान नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम KKMS शुड बी डेवलप। तो बेसिकली क्रक्स जो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि किसानों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में कैसे पता लगेगा, इसके लिए किसान नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, जिससे किसानों को जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड उसके बारे में उनको बताया जाए। और उसके बाद देखिए इंटीग्रेटेड डिजीज़ एंड पेस्ट मैनेजमेंट भी होनी चाहिए, इसकी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ताकि इससे भी जो लॉस होता है जो हॉर्टिकल्चर के जो क्रॉप्स होते हैं उसको कम हो। फाइनली देखिए एफिशिएंट यूज़ होना चाहिए नेचुरल बायो रिसोर्सेज इन प्रोडक्शन का, ठीक है, फर्टिलाइज़र का ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नेचुरल बायो रिसोर्सेज का प्रॉपर एक एफिशिएंट यूज़ होना चाहिए। और फाइनली देखिए क्लाइमेट चेंज की भी यहाँ पे बात कर दी है उन्होंने। क्लाइमेट चेंज के बारे में क्या कह रहे हैं ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि climate change is an important environmental issue of great concern that can affect the horticulture sector immensely. The increase in global average temperature due to greenhouse gas could pose challenges like high temperature stress during critical crop growth. तो बेसिकली यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमारी अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो राइज कर रहा है, तो उससे सीधी सी बात है हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो क्रॉप्स हैं उनको भी नुकसान हो सकता है, और इंडिया को ओवरऑल इससे कई करोड़ और रुपीस का इससे नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे ये भी लिखा हुआ है कि हॉर्टिकल्चर इज़ द ग्रोथ इंजन ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ इन इंडिया। मोर एम्फेसिस एंड बजटरी सपोर्ट टू हॉर्टिकल्चर कैन give a phenomenal boost to the agriculture economy, and horticulture can act as a catalyst in achieving the target of doubling the income of farmers by 2020। तो आपको पता है कि एनडीए सरकार ने एक टारगेट अपने लिए सेट किया है कि 2022 तक किसानों की जो आमदनी है वो दुगनी करनी है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमको इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा और कोशिश करनी होगी कि हॉर्टिकल्चर को बूस्ट मिले, क्योंकि हॉर्टिकल्चर एक बहुत ही बड़ा कैटलिस्ट का काम कर सकता है जो फार्मर्स की इनकम डबल करने में मदद कर पाएगा। देखिए जो अगला आर्टिकल है वो है हॉर्टिकल्चर टुवर्ड्स अ साइलेंट रेवोल्यूशन। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। जो पिछला आर्टिकल था काफ़ी हद तक सेम चीज़ें इसमें रिपीट करी गई है। तो माइलस्टोन्स इन द हॉर्टिकल्चर सेक्टर, पहले ये यहाँ पर ये देखते हैं, बाद में इन्होंने ये भी यहाँ पर लिखा है कि चैलेंजेस क्या क्या हैं हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, जो काफ़ी हद तक सेम रिपीट ही किए हैं पिछले आर्टिकल से, सो नथिंग न्यू देयर। अच्छा देखिए माइलस्टोन्स क्या क्या हैं हॉर्टिकल्चर सेक्टर के। पहले तो फॉर द 5th कंसेक्यूटिव ईयर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन विल आउटस्ट्रिप द फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन इज एन एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज इन द इंडियन एग्रीकल्चर। तो देखिए 5वें लगातार साल में जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन है ये ज़्यादा होगी फ्रॉम द फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन। ये एक एविडेंस है जो एक स्ट्रक्चरल चेंज है इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर का। इसका एक तो रीज़न ये है कि टेक्नोलॉजी की वजह से ना जो फार्मर्स हैं उनको हॉर्टिकल्चर के जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो करना ज़्यादा उनके लिए प्रॉफिटेबल है। और इसमें आगे थोड़ा आपको और दिखाता हूँ, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उन्होंने लीड ली है इन टेकिंग हॉर्टिकल्चर, एंड ऑल्सो दैट एक कंसिडरेबल चंक ऑफ लैंड दैट हैज़ बीन ब्रॉट अंडर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इज इरीगेटेड, ठीक है। तो ये काफ़ी इनकरेजिंग है। उस आगे देखिए जो अगला आर्टिकल है हॉर्टिकल्चर एंड द इंडियन इकॉनमी। बेसिकली इंडिया जो फॉरेन एक्सचेंज कमा रहा है थ्रू हॉर्टिकल्चर उसके बारे में बात की गई है। तो मेन जो यहाँ पे क्रक्स है पूरे आर्टिकल का ये है कि हॉर्टिकल्चर इज़ नॉट मेयरली अ मीन्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। ऐसे नहीं है कि ठीक है एग्रीकल्चर में आपको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, थोड़ा ये भी ग्रो करिए वो भी ग्रो करिए, सिर्फ ऐसा ही नहीं है, इतना लिमिटेड रोल नहीं है हॉर्टिकल्चर का, बल्कि बट फॉर्म्स एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ फूड nutritional security and poverty alleviation and also an essential ingredient of economic security।
आगे लिखा हुआ है कि इंडिया लाइक मैनी अदर कंट्रीज इज़ वेरी कंसर्न अबाउट फूड सिक्योरिटी, दस रूरल डेवलपमेंट हैज़ बिकम अ प्राइमरी एरिया ऑफ फोकस इन द करंट एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट सिनेरियो। तो बेसिकली यहाँ पे हॉर्टिकल्चर की यहाँ पे इन्होंने जो इम्पोर्टेंस है ये बताई है कि जो पावर्टी एलिवेशन में भी काफ़ी इसका इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। सिर्फ इसको एक जो प्लांट्स की या जो क्रॉप्स की डाइवर्सिफिकेशन के रूप में मत देखिए। आगे देखिए यहाँ पर जो इकोनॉमिक सर्वे था 2015-16 का, उसमें भी हॉर्टिकल्चर की काफ़ी बात की गई थी। तो अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2015-16 द सिनेरियो ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इन इंडिया हैज़ बिकम वेरी एनकरेजिंग। द परसेंटेज शेयर ऑफ हॉर्टिकल्चर आउटपुट इन एग्रीकल्चर इज़ मोर देन 33%। ठीक है, तो पहली बात तो मैंने आपको ये बता दिया था कि एग्रीकल्चर में जो टोटल आउटपुट है हॉर्टिकल्चर का वो अब 33% हो गया है, काफ़ी हद तक बढ़ गया है। और उसके अलावा जो प्रोडक्शन है ऑफ वेजिटेबल्स ये काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो गई है। पहले थी अराउंड 60,000 टन्स के आसपास, अब करीब 1,67,000 टन्स के आसपास हो गई है विद इन स्पैन ऑफ 13 to 14 ईयर्स। तो एक बहुत ही बड़ी हमने छलांग लगाई है। और आगे देखिए यहाँ पर ये भी दिया हुआ है, इन्होंने ये लिखा है यहाँ पर, इंडिया इज़ अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज थ्रू एक्सपोर्ट ऑफ सेवरल हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसेस जैसे फ्लावर्स टू अमेरिका, नेदरलैंड्स, जर्मनी। और उसके अलावा वेजिटेबल्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं टू श्रीलंका, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएई, स्पेन। और उसके अलावा फ्रेश ग्रेप्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं टू यूके, नेदरलैंड्स, यूएई। तो ऑल दिस इज़ एडिंग टू आवर फॉरेन एक्सचेंज एज वेल। अच्छा देखिए, हमने बात करी थी कुछ स्लाइड्स पहले द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के बारे में, जो सरकार ने 2015 में इसको बनाया था। तो इसने बेसिकली जो ऑलरेडी सरकार की 6 स्कीम्स चल रही थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर। ठीक है, तो इनमें से जो 6 स्कीम्स थी उनमें से जो 3 है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। तो पहले जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड 3 स्कीम्स हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। देखो, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन इज़ वन ऑफ द सब स्कीम्स ऑफ द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर विच इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय स्टेट हॉर्टिकल्चर मिशंस। ठीक है, तो इसको इम्प्लीमेंट करता है स्टेट हॉर्टिकल्चर मिशंस, SHM। अब जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि ये स्कीम अवेलेबल नहीं है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में, लक्षद्वीप में ये अवेलेबल नहीं है ये स्कीम, नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ये जम्मू कश्मीर में नहीं है, सिक्किम में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, उत्तराखंड में नहीं है। ठीक है, सो ये जो बाकी जो एरिया है इनको अलग से हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट जो अलग से यहाँ पे सेकेंड है, इसमें इनको कवर किया। ठीक है, तो मायने पहले ये बसा लेना। सेकेंडली जो है कि ये जो मिशन है ये वाला नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, ये इसका एम्फेसिस क्या क्या है, एनहेंसिंग हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है, टू डबल फार्मर्स इनकम। तो जो 2022 तक फार्मर्स की जो इनकम डबल करनी है उसमें हॉर्टिकल्चर का एक बहुत ही अहम रोल होगा। तो उसमें जो ये नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन होगा इसका भी काफ़ी एक इंटेग्रल पार्ट होगा इसमें। स्ट्रेंथनिंग न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मतलब सबको जो पोषण मिलना चाहिए वही प्रॉपर होना चाहिए। फूड सिक्योरिटी अलग है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी अलग है कि न्यूट्रिशन भी आना चाहिए, नहीं कि आप कुछ भी खा रहे हो आप। फिर देखिए प्रोडक्शन ऑफ प्लांटिंग मटेरियल और वेजिटेबल सीड प्रोडक्शन की जो काफ़ी हद तक जो इंक्रीज़ करी जाएगी उनकी तादाद, वो भी नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अंडर करी जाएगी। उसके अलावा देखिए क्रिएशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड इंप्रूविंग वाटर यूज़ एफिशिएंसी। तो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वाटर है उसको तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है वो भी इसके अंडर आएगा। और उसके अलावा एडॉप्शन ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM एंड इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें इसके अंडर आएगी। मेन आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है कि इसमें देखिए ये जो स्कीम है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, ये अवेलेबल नहीं होगी अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। ठीक है, अच्छा अब सेकेंड जो स्कीम है हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स। अब देखिए ये जो है ये स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट और जो हिमालयन स्टेट्स हैं जिनको हम HMNEH भी कहते हैं। ठीक है, ये है हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स। ये देखिए पार्ट है ऑफ द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। तो इसमें देखिए है क्या क्या, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड होल्ड इमेंस पोटेंशियल फॉर हॉर्टिकल्चर। तो जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हॉर्टिकल्चर डेवलप करने के लिए। और तो इसी व्यू पॉइंट से वहाँ पे लाइवलीहुड इम्प्रूव करने के लिए, फार्मर्स की इनकम इम्प्रूव करने के लिए और स्पेशली उस एरिया को टारगेट करने के लिए
ये जो है ये जो स्कीम बनाई गई थी। अच्छा, जो द प्रोग्राम्स अंडर HMNEH have been evolved in consultation with all the stakeholders including the state governments। तो ये जो है हमारा हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स, ये इन इश्यूज़ को ये टैकल करेगा, टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, उसके अलावा डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, आपने टेक्नोलॉजी वहाँ पे आपने इंट्रोड्यूस कर दी, मगर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना भी होगा आपको कि किस तरीके से वो टेक्नोलॉजी बेनिफिशियल होगी फार्मर्स के लिए। उसके अलावा मार्केटिंग, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, बेसिकली जो सेम चीज़ हमने डिस्कस करी थी ना, वो ऐसे नहीं तो वैसे इसमें इंक्लूड हो जाएगी। हमको इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, मेन आपको याद ये रखना है कि जो स्टेट्स इसमें कवर होंगी और जो स्टेट्स इसमें कवर होंगी। ठीक है, उसके अलावा देखिए फाइनली है नेशनल बैम्बू मिशन। देखिए, नेशनल बैम्बू मिशन इज़ वन ऑफ द सब स्कीम्स ऑफ द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। जैसे हमने बात करी, बैम्बू इज़ फास्ट ग्रोइंग वर्सेटाइल वुडी ग्रास फाउंड अक्रॉस द कंट्री। ये बैम्बू होता है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसकी जो प्रोडक्शन इम्प्रूव करने के लिए और किस तरीके से हम इसको ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और जो चाइना की डोमिनेंस है बैम्बू मार्केट में, उसको कैसे हम एक तरीके से चैलेंज कर सकते हैं, उसके लिए ये नेशनल बैम्बू मिशन बनाया गया था। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव है इस मिशन के वो ये है टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ बैम्बू सेक्टर थ्रू एज एन एरिया बेस्ड रीजनली डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटजी। उसके अलावा टू प्रमोट मार्केटिंग ऑफ बैम्बू एंड बैम्बू बेस्ड हैंडीक्राफ्ट्स। उसके अलावा टू एस्टैब्लिश कन्वर्जेंस एंड सिनर्जी अमंग स्टेक होल्डर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बैम्बू। और फाइनली टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड पर्सनस, स्पेशली अनएम्प्लॉयड यूथ। ठीक है, तो ये जो 3 मिशन है इसके बारे में हमने जान लिया है, तीनों के तीनों सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। अच्छा देखिए, अभी हमने 3 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के बारे में बात करी, अब हम बात करेंगे 3 सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के बारे में। टोटल 6 स्कीम्स थी ना, तो देखो पहले तो ये 3 स्कीम्स हैं। ठीक है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर। अब देखो इनके ऑब्जेक्टिव हैं, वो मैं 1-2 ही गिनवाऊंगा आपको, बाकी इसकी जो पूरी PDF होगी वहाँ पे आपको पूरे जो ऑब्जेक्टिव है वो लिख दूंगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं है इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तो मैंने ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया। यहाँ पे 10-10, 12-12 ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं, घूम फिर के सेम चीज़ ही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, क्या क्या इनका काम है, ये बता दूंगा। बाकी जो इन डेप्थ जो इनके ऑब्जेक्टिव हैं वो आपको इसकी PDF में मिल जाएंगे। PDF कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, मैं हमेशा वहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ढूंढने ना मिल जाएगी आराम से आपको। देखिए, सबसे पहले आता है नेशनल हेल्थ बोर्ड। इसके जो हेडक्वार्टर है वो है गुड़गांव, हरियाणा में। तो इसको सेटअप किया गया था भारत सरकार द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द ग्रुप ऑफ पेरिशेबल एग्रीकल्चर कमेटीज़। ठीक है, तो ये हेड की थी डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने। इतना डिटेल में मेरे पूछेंगे नहीं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये उस वक्त मेंबर थे प्लानिंग कमीशन के। तो मेन इसके हेडक्वार्टर याद है ना, हरियाणा गुड़गांव में है, और इसको 1984 में इसको सेटअप किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि द नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड इज इम्प्लीमेंटिंग वेरियस स्कीम्स अंडर, ये तो आपको मैंने बताई है कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के अंडर ये जो है स्कीम्स इंप्लीमेंट कर रहा है सारी की सारी स्टेट्स में। यहाँ पे ये नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए नहीं है, या ये नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड सब हर जगह ये अपनी स्कीम्स लागू कर रहा है। जो इनके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं 1-2 आपके लिए पढ़ देता हूँ, थोड़ा बहुत पेशेंस रखिएगा, बाकी ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, बाकी मैं आपको PDF में प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए, पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट ऑफ हाई टेक कमर्शियल हॉर्टिकल्चर इन आइडेंटिफाइड बेल्ट्स एंड मेक सच एरियाज वाइब्रेंट विद हॉर्टिकल्चर एक्टिविटी विच इन टर्न विच एक्ट एज हब्स फॉर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो बेसिकली हॉर्टिकल्चर की डेवलपमेंट के लिए, उनको हाई टेक टेक्नोलॉजी देने के लिए। उसके आगे लिखा हुआ है कि प्रमोशन एंड मार्केट डेवलपमेंट ऑफ फ्रेश हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस। आगे लिखा है कि डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड एनर्जी एफिशिएंट कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फ्रेश हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस। तो बेसिकली जो हमने बात करी है प्रॉब्लम्स, उनके समाधानों पे ये फोकस करेगा। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के लिए खास प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं आपको अलग से PDF में प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए, आगे है कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड। इसका जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कोची, केरला में है। ठीक है, और इसके बारे में ये जान लीजिए, इसको सेटअप किया गया था 1981 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए, अब ये इसके अलावा यहाँ पर जो फंक्शंस है इसके यहाँ पर ये बताए गए हैं कि अडॉप्टिंग मेजर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ कोकोनट इंडस्ट्री। तो सीरीज बारे कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड होगा तो कोकोनट इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। और उसके अलावा इम्पॉर्टिंग टेक्निकल एडवाइस टू दोज एंगेज इन कोकोनट कल्टीवेशन इंडस्ट्री। तो देखो यार, सारे जो
ये बोर्ड है ना ये, और जो स्कीम्स हैं इनके घूम फिर के एक दो ही ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मेन: टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना, डेवलपमेंट के लिए काम करना, एनकरेज करना कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करें, ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करें, इस चीज़ ऐसे मेजर्स को प्रमोट करना जिससे जो कोकोनट है उसकी प्रोडक्शन बढ़े बेसिकली, ठीक है। और बेसिकली यही है। तब फिर भी मैं जो इसके फंक्शंस हैं इस बोर्ड के आपको स्लाइड में प्रोवाइड कर दूंगा, आपको स्लाइड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। देखिए फिर आता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये सारे इंपॉर्टेंट है, मुश्किल होगा इनको याद रखना बट अगेन इंपॉर्टेंट है। नागालैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और उसके अलावा देखिए जो इसका मेन यहाँ पे लिखा हुआ है कि CIH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर was mainly for providing technical capacity building and training of farmers and field functionaries in नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है हमारा देश का, उनके लिए स्पेशली बनाया गया था सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर। तो जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं एक दो आपको बता रहा हूँ, बाकी मैं आपको PDF में प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कैपेसिटी बिल्डिंग बाय ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स एंड फार्मर्स बेनिफिशियरी, डेमोन्स्ट्रेशंस ऑफ इम्प्रूव प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज। तो घूम फिर के वही है, ठीक है। टेक्नोलॉजी, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, डेमोन्स्ट्रेशन देना किस तरीके से मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है ताकि बेसिकली जो प्रोडक्टिविटी है पर हेक्टेयर वो ज़्यादा इम्प्रूव हो। ओके देखिए आगे यहाँ पर आर्या के बारे में भी एक छोटा सा आर्टिकल दिया हुआ है। व्हाट इज़ आर्या? देखिए आर्या जो एक्रोनिम है उसकी फुल फॉर्म है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। तो इसके एक्रोनिम से भी आप समझ गए होंगे कि बेसिकली यहाँ पे सरकार कोशिश ये कर रही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में यूथ को अट्रैक्ट किया जाए, उसकी तरफ अट्रैक्ट किया जाए, क्योंकि इस वक्त ज़्यादातर जो यूथ है वो रूरल एरिया जो है वहाँ से हटकर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जाना चाहते हैं और उनका इतना एग्रीकल्चर के प्रति उनका इतना लगाव है नहीं, वो उसमें ज़्यादा भविष्य देख नहीं पाते। तो ऐसे लोगों को ये बताना कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी है, आप अच्छा अर्न कर सकते हैं थ्रू एग्रीकल्चर, तो इसके लिए ये बनाया गया है। यहाँ पे कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं। पहला ऑब्जेक्टिव मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ: टू अट्रैक्ट एंड एम्पावर द यूथ इन रूरल एरियाज टू टेक अप वेरियस एग्रीकल्चर एलाइड एंड सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेज फॉर सस्टेनेबल इनकम। तो बेसिकली वही है कि उनको इंस्पायर किया जाए और अट्रैक्ट किया जाए कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर, हॉर्टिकल्चर है, कोई और सेक्टर भी हो, एग्रीकल्चर की वेरियस ब्रांचेज है, मैंने आपको बताया था 5 मेन ब्रांचेज है, उनमें से किसी भी एक ब्रांच में उनको एम्प्लॉयमेंट मिले और ठीक ठाक वहाँ से वो पैसे कमा पाए। अच्छा देखिए ये जो प्रोग्राम है मेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, ये प्रोग्राम है इसको इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। उसके अलावा देखिए आर्या प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए भारत सरकार कर क्या रही है, ये नहीं है कि सिर्फ एक प्रोजेक्ट ना दिया बस। आर्या प्रोजेक्ट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू ये कृषि विज्ञान केंद्र। तो कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में आपने सुना होगा, काफ़ी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में थे ये। तो ये 25 स्टेटों में ऐसे कृषि विज्ञान केंद्र बनेंगे, 1 डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम ईच स्टेट विद टेक्निकल पार्टनर्स फ्रॉम ICAR इंस्टीट्यूट्स एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़। तो कृषि विज्ञान केंद्र के थ्रू उनको स्किल प्रोवाइड की जाएगी जिससे वो एग्रीकल्चर में और ज़्यादा एक तरीके से प्रॉफिट कमा सकें और अपनी इनकम एक बेसिकली एग्रीकल्चर के थ्रू ही वो बना सके। आगे देखिए यही लिखा हुआ है कि स्किल डेवलपमेंट ऑफ रूरल यूथ्स will help in improving their confidence level and encourage them to pursue farming as a profession। तो बेसिकली वही है कि लोग फार्मिंग एज ए प्रोफेशन उसको सीरियसली लें, उसके लिए आर्या बनाया गया सरकार द्वारा। आगे देखिए एक छोटा सा MCQ आपके लिए इजी सा ही है, आपको बताना है कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। तो प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में अटैम्प्ट करिएगा। दोनों MCQs हैं, एक पहले भी दिया था आपको 8वें मिनट के आसपास, वो भी अटैम्प्ट कर लेना, ये भी अटैम्प्ट कर लेना। देखिए अगला जो आर्टिकल है वो है हॉर्टिकल्चर फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। तो बेसिकली यहाँ पे बताया कि किस तरीके से न्यूट्रिशन जो है हमारा उसको पूरा करने में हॉर्टिकल्चर के जो फूड्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, वो कितना ज़्यादा बड़ा एक रोल प्ले करते हैं। तो पहले तो देखिए यहाँ पर एक बड़ा अच्छा ग्राफ था, आपको याद होगा हमने ये डिस्कस किया था कि मेजर फूड प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी है इंडिया में, मेजर वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन सी है। तो यहाँ पर प्रॉपर एक आपको सीक्वेंस में बताया गया कि सबसे ज़्यादा देखिए फ्रूट्स प्रोड्यूस करने वाली स्टेट है महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, और उसके बाद वेजिटेबल्स में सबसे आगे है वेस्ट बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, ठीक है। तो इसको वैसे ही याद कर रख लेना। MCQ आने के चांस कम ही है इससे, बट
आप किसी मेंस के किसी आंसर में आप ये जो डेटा है वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। अब जरा हॉर्टिकल्चर फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जो है इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी आखिर होती क्या है, उसकी एक बहुत ही बढ़िया एक डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मीन्स ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स हैव फिजिकल, social and economic access to food which is safe and consumed in sufficient quantity and quality to meet their dietary needs and food preferences। देखो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का बेसिक यहाँ पे मतलब ये कह रहे हैं कि खाना में ये ना हो कि सिर्फ क्वांटिटी हो, कि आप मतलब कोई भी चीज़ हो बस पेट भरने के लिए खा रहे हो, आपको फीलिंग आ रही हो कि हाँ ठीक है मेरा स्टमक फुल है, बट उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा कम हो, उसके अंदर वाइटामिन बहुत ज़्यादा कम हो, प्रोटीन हो ही ना, तो उससे ओवरऑल क्या है कि आने वाली जनरेशन्स बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं। इंडिया में ऑलरेडी हमारे पॉपुलेशन में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी है, वाइटामिन की बहुत ज़्यादा कमी है, तो उसकी वजह से डिजीज़ भी होती है। तो जो ये मेजर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो डिजीज़ होती हैं उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो मेजर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं सबसे पहले मेंशन किया गया है प्रोटीन एनर्जी malnutrition। देखिए पहले तो आपको ये एक डिप्रेसिंग सी रिपोर्ट है, ये बता देता हूँ। 2015 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट थी उसमें इंडिया की 20वीं रैंक थी अमंग द लीडिंग कंट्रीज विद अ सीरियस हंगर सिचुएशन। तो देखिए इंडिया में क्या है, एक तो पहली बात तो लोगों के पास खाने को नहीं है, पर जहाँ पर थोड़ा बहुत खाने को है भी वहाँ पर प्रोटीन की जो खाने में बहुत ज़्यादा कमी है, तो जो एक तरीके से क्वालिटी है खाने की वो बहुत ज़्यादा कम है, तो उसकी वजह से उनकी जो ग्रोथ है वो ज़रा काफ़ी हद तक हैम्पर होगी और आने वाली जनरेशन्स जो है वो भी कमज़ोर पैदा होंगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द प्रेवलेंस ऑफ अंडरवेट चिल्ड्रन इन इंडिया इज़ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो अंडरवेट चिल्ड्रन जो है इंडिया में वो सबसे हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। तो ये सब प्रोटीन एनर्जी malnutrition की वजह से होता है। तो आपको पता है प्रोटीन का सबसे बढ़िया सोर्स है नॉन वेजिटेरियन फूड होता है, मीट, एग्स वगैरह, बट पनीर और सोयाबीन से भी आप काफ़ी हद तक अच्छा प्रोटीन पा सकते हैं। फिर देखिए आयरन डेफिशिएंसी की बात कर रहे हैं जिससे अनीमिया हो जाता है। ये जो यंग गर्ल्स होती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, सबसे ज़्यादा उनको उससे असर होता है। फिर आयोडीन डेफिशिएंसी जो होती है वो भी एक प्रॉब्लम है। तो अगर खाने में अगर आपका आयोडीन प्रॉपर नहीं है तो उसकी वजह से ग्रोथ को भी काफ़ी हद तक उससे झटका लगता है। फाइनली विटामिन डेफिशिएंसी, विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए आपको पता है आंखों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसके लिए इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि विटामिन ए जो है तो आपको थोड़ा नॉन वेजिटेरियन फूड से मिलेगा, एक जो वेजिटेरियन फूड से मिलेगा उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में सबसे जो प्राइम एग्जांपल है उसके वो है ब्रोकली, स्पिनच, कैरेट्स। तो इससे बेसिकली यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं मेन कि हॉर्टिकल्चर के जो क्रॉप्स हैं और जो बाकी और प्रोडक्ट्स हैं उनसे हमारी जो डाइट है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट होती है। तो एक हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने का एक रीज़न ये भी है कि हमारी जो प्लेट है, जो हम खाना खाते हैं, एक एवरेज इंडियन जो खाना खाता है उस पर प्रॉपर न्यूट्रिशन भी हो। नहीं तो ठीक है फूड सिक्योरिटी अपनी जगह है बट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। फाइनली दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इसको वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एज़ वेल। हम आपके लिए अगले महीने की कुरुक्षेत्र मैगज़ीन भी लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।